Yes, good evening. So guys, after a long time I am back here. तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने 10 दिन की करंट अफेयर्स नहीं कवर किए, लास्ट तो पूरा वीक नहीं किया, और आई थिंक उससे लास्ट वीक हमने आई थिंक 2 या 3 दिन का कवर किया था। फाइन, तो चलिए गाइज आज से हम कंटिन्यू करते हैं, एंड आई होप कि मैं डेली कंटिन्यू रखूँगी, और आई होप क्या मैं रखूँगी सो दैट आप भी सफ़र ना हो। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च द उभरते सितारे फंड फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड द स्टार्टअप्स। तो गाइज ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सो दैट जो हमारी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा बूस्ट करेंगे सो दैट उनको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सके कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। फाइन, तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी अंडर GS3 में कवर होगी। देखो ये जो फंड है, इसका फंड क्या करेगा, ये मेनली हम फंड किनको देंगे, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम कंपनीज़ हैं, जो MSMEs हैं, उनको प्रमोट करने के लिए देंगे। फाइन, इस फंड को सेटअप किया जाएगा किसके द्वारा, एक्सिम बैंक, दैट इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, और साथ में सिडबी के द्वारा। फाइन, तो गाइज इन दोनों बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फंड किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा। इसके अब जो फंड होगा ये तरह का होगा, मतलब इस फंड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इसको यूज़ कर सकते हो, एडवाइजरी सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो किसी शेयर मार्केट में या फिर किसी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, चाहे वो फंडेड हो चाहे वो नॉन फंडेड हो, या फिर अगर आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, लाइक अगर आपको कोई सॉफ्ट लोन चाहिए, कोई एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, तो उन सब में आप क्या कर सकते हो, इन फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हो। फाइन, अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हमें जो इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाना है। ठीक है, कैसे बढ़ाना है, अगर हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और उनको और अलग से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो हमारी कंपनीज़ हैं जो अभी स्मॉल स्केल पे हैं, जैसे स्टार्टअप्स हो गया, उनको नर्चर करना है, मतलब कि उन्हें पानी देना है, पानी दोगे सो दैट वो पेड़ उगे। फाइन, तो उस तरह हमें नर्चर करना है। ठीक है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट बिजनेस, उनको हमें एनहांस करना है और उनको उतनी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। फाइन, इसके अलावा हमें देखना है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको हमने मिटिगेट करना है, एलिमिनेट करना है, सो दैट वो अपने जो एक्सपोर्ट्स को रोक रही थी तो वो अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकें। फाइन, इसके अलावा हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है, मतलब कि जो ऑलरेडी जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स करती हैं, तो उन एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा असिस्ट करना सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें, या फिर जितना वो एक्सपोर्ट कर रही हैं तो उनके टारगेट को बढ़ा सकें। ठीक है, अगर वो भी कितना मतलब कि $20 एक्सपोर्ट कर रही है, तो अभी वो $40 मतलब डबल एक्सपोर्ट कर सकें। और वो कैसे कर सकते हैं, अगर हमको स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चर्ड एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड करेंगे। फाइन, इंडिया में नियर अबाउट 6.3 करोड़ MSMEs हैं, और MSME सेक्टर हमारी इंडिया का 29% GDP को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप किसी भी मतलब कि मेंस में क्या कर सकते हो, इस डाटा को लिख सकते हो थ्रू इट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और इसके अलावा वो 110 मिलियन लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। फाइन, एक्सपोर्ट्स के मामले में देखें तो ओवरऑल जो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो MSME करती हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, गैप्स इन डिजीज़ कंट्रोल हिट लाइफ स्टॉक सेक्टर्स ग्रोथ पैनल। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है हेल्थ सेक्टर में कवर होगी अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी क्या है, जो मतलब कि डिजीज़ हम अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाते, जिसकी वजह से जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। फाइन, उसकी ग्रोथ पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ा है। अभी क्या, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर पे उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है जिसका टाइटल था स्टेटस ऑफ वेटरनरी सर्विसेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल वैक्सीन इन द कंट्री और पर्टेनिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड द डायरिंग। फाइन, इस रिपोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कि जैसे जूनोटिक डिजीज़ आ रही हैं, जूनोटिक डिजीज़ मतलब कि जो एनिमल के थ्रू डिजीज़ होते हैं, जैसे कोरोना हो गया, ये भी एनिमल्स के थ्रू, मलेरिया हो गया, तो जो एनिमल्स के थ्रू जो जूनोटिक डिजीज़ आ रही हैं उनका जो रिस्क है वो बढ़ी जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, फैटल मतलब जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। फाइन, तो इस रिपोर्ट में क्या ऑब्जर्वेशन दी गई है और क्या रिकमेंडेशन है जरा हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए लाइफ स्टॉक हेल्थ और डिजीज़ कंट्रोल, मतलब कि जो एनिमल की हेल्थ का क्या स्टेटस है, कैसे हम डिजीज़ कंट्रोल कर रहे हैं एनिमल्स में, तो वो उसका क्या स्टेटस है। अभी बोला है कि जो बजट प्रपोज किया जाता है फॉर एनिमल हेल्थ और बजट जो एलोकेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब अगर 100 करोड़ बोले जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 50 करोड़ ही एलोकेट होते हैं अंडर द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, जो 2017-18 से लेकर 2021-22 तक जितना भी बजट प्रपोज किया गया, एलोकेट किया गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसके सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रोफेशनल एफिशिएंसी डेवलपमेंट, क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें तो देखा गया 2020-21 में इस पर्टिकुलर 2 स्कीम्स के अंडर तो बजट को एलोकेट ही नहीं किया गया है, शोज द जीरो एलोकेशन। फाइन, रिकमेंडेशन ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या करना चाहिए, फंड्स को एलोकेट करना चाहिए विद द नीड, सो दैट जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स और जो प्रोग्राम्स हैं
वो सफ़र ना करें फॉर वांट ऑफ द फंड्स। फाइन। इसके अलावा ये देखने में लगी वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर। वेटरनरी का मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फाइन। तो अगर हम देखा जाए तो नियर अबाउट हमें 1,07,156 वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जो कि प्रेजेंट अभी कितने ओनली 65,894 है। फाइन। इसके अलावा मैन पावर की देखिए अभी के टोटल नंबर अगर एक्चुअल मतलब कि जो अभी एक साल में कितने वेटरनरी ग्रेजुएट्स हैं वो 4,320 अब हो रहे हैं, मतलब बड़े हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है इस कंट्री में वो अभी भी 28,328 पे रही है, जबकि सैंक्शन कितनी है 36,000, मतलब कि इतने होने चाहिए 36,000, और हमारे पास जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो ओनली 28,000 है। फाइन। तो इसमें रिकमेंडेशन ये कि हमें एक एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए और उससे रिलेटेड हमें नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए। इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब कि वेटरनरी सर्विसेज में भी प्राइवेट सेक्टर को हम बोलेंगे कि आप आके इन्वेस्ट करो, स्पेशली इन द एरिया ऑफ मोबाइल वेटरनरी यूनिट, मतलब कि सो दैट वो एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, मोबाइल मतलब कि फिरे इधर उधर। फाइन। नेक्स्ट है डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग में ये देखा गया कि वेब बेस्ड मतलब कि इसमें अप्रिशिएशन मिला कि हाँ अच्छा काम किया है। नेशनल एनिमल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम में ये जो कि वेब बेस्ड पोर्टल है उसमें अपग्रेडेशन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको हमने कनेक्ट किया टू एन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। फाइन। रिकमेंडेशन है कि हमें नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए और हमें एडिक्वेट जितना फाइनेंशियल एलोकेशन होना चाहिए सो दैट हम अपने जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं ऑफ द नेशनल एनिमल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम को उसको हम डेवलप कर सकें। इसके अलावा हमें स्पेशल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो सभी डिमांड को पूरी कर सकें कि जो लाइफ स्टॉक मतलब जो एनिमल्स वगैरह हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या ड्राई रीजन्स में रहते हैं तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं तो उनकी क्या क्या डिमांड है हम उनको पूरी कर सकें। फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट है एथनो वेटरनरी मेडिसिन। ये एक वेटरनरी मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसका पोटेंशियल है कि वो लाइफस्टाइल ओनर्स मतलब कि जैसे अगर आपने कोई भैंस या कोई भी पशु पाला हुआ है तो अगर आप मतलब कि दूध बेच रहे हो या फिर कोई डायरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपको जो ओनर होता है उसको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। अगर उसके मतलब कि पर्टिकुलर भैंस को कुछ बीमारी हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके इकोनॉमिक लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रखा है ये एक ब्रांच है। फाइन। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सो दिस ब्रांच ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हैज़ द पोटेंशियल ऑफ प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक लॉसेस टू द लाइफ स्टॉक ओनर। और वो हम कैसे इनको प्रोवाइड करेंगे अगर हम उन्हें सिंपल और सस्टेनेबल रेमेडीज़ प्रोवाइड करें ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। मतलब अगर कोई आप मतलब जो लोग मुर्गे पालते हैं या फिर मतलब कि भैंस वगैरह पालते हैं तो उनको कुछ डिजीज़ हो जाती है तो हम उनको ऐसे मतलब कि रेमेडीज़ बचाएंगे जैसे घर की जो वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। तो इसमें रिकमेंडेशन है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ रेगुलेशंस को अपग्रेड करना होगा। ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होगा जो एथनो वेटरनरी प्रैक्टिसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं वेटरनरी सर्विस में उनको हमें और फॉर्मुलेट करना होगा सो दैट हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री हैं उन पे फोकस कर सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अडॉप्ट इसरो प्रोटोकॉल टू ट्रैक द स्टबल बर्निंग डाटा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। फाइन। तो गई जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। देखो स्टबल बर्निंग का मतलब आपको पता ही है, जैसे क्रॉप आती है लाइक हम काटते हैं तो उसके बाद उसका रेसिड्यू बच जाता है तो हम क्या करते हैं तो उसको जला देते हैं। फाइन। तो इट इज़ द एक्टिव ऑफ सेटिंग फायर टू द क्रॉप रेसिड्यू सो दैट हम क्या कर सकें उस फील्ड में से जो भी रेसिड्यू है उसको रिमूव कर सकें और अपनी नेक्स्ट क्रॉप उगा सकें। फाइन। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है काफ़ी जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड हो गया या मीथेन हो गया। इसके अलावा PM10 PM2.5 ये सब क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। फाइन। अभी क्या है स्टबल बर्निंग लोग क्यों कंटिन्यू रखें, बिकॉज ये क्या है अभी पैडी हार्वेस्ट करना होता है, मतलब कि राइस की हम फसल को काटते हैं और उसी वक्त हम वीट को ग्रो करते हैं। फाइन। तो उनके बीच में बहुत कम टाइम होता है तो इतने कम टाइम में हम फील्ड को साफ़ नहीं कर सकते तो लोग क्या कर देते हैं एकदम से फायर लगा देते हैं। फाइन। शॉर्ट टाइम विंडो होते हैं बिटवीन द पैडी हार्वेस्टिंग एंड सोइंग ऑफ वीट। और इसके अलावा अगर आप मैनुअल करोगे, ठीक है, मैकेनिकल मैनेजमेंट से उस स्ट्रो को रिमूव करोगे तो वो थोड़ा महंगा भी पड़ेगा। फाइन। इसके अलावा स्टबल बर्निंग के क्या अल्टरनेटिव्स हैं, वैसे गाइस हमने पढ़ा हुआ है बीच बीच में। एक टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर सकते हो जैसे हैप्पी सीडर मशीन हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो स्टबल है आप उसको अपने कहीं भी ट्रीट कर सकते हो बाय जीरो टेलर मशीन। फाइन। और बाहर भी अपने फार्म के बाहर भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो जैसे एज अ कैटल फोडर, मतलब जो आपकी गाय भैंस का चारा है उसको एज अ यूज़ कर सकते हो। फाइन। अभी क्या है क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है, आपको पता ही है मेनली अक्टूबर नवंबर में होता है। तो क्या हुआ है जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उन्होंने दिल्ली और जो उससे स्टेट एडजॉइन होते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उनसे पूछा है कि आप हमें बताओ कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है
जो इसरो ने डेवलप किया गया था, सो दैट हम ये पता कर सके कि आप कितना ज़्यादा सैटेलाइट के अकॉर्डिंग, सैटेलाइट क्योंकि डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करने वाले हो। फाइन। प्रोटोकॉल था वो डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। वो किस पे बेस्ड है? इस बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे सभी स्टेट क्या कर सकती हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकती हैं, जो बेटर पिक्चर प्रोवाइड करेगा ग्राउंड। मतलब कि आपने सपोज करो पंजाब की स्टेट या हर स्टेट ने बोलता है कि नहीं मेरे स्टेट में तो इतना ही क्रॉप को क्या किया जा रहा है, रेसिड्यू को चलाया जा रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट डाटा जो घूम रही है वो भाई आपको एक्चुअल रियलिटी बता देगी, तो आपको झूठ नहीं बोल सकता। तो सीधी बात ये है। कमीशन ये भी बोला कि स्टेट्स को बोला है कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में एक एक्शन प्लान को क्या करो, डेवलप करो, मतलब सो दैट अपनी जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने वहाँ के जो किसानों हैं उनको वो जो गाइडलाइंस हैं वो इशू करेंगी, ठीक है, कि किस तरह से आप अपने जो रेजिड्यू बर्निंग इवेंट्स हैं उनको आप मॉनिटर कर सकते हो, और बेस्ड ऑन दिस प्रोटोकॉल। फाइन। अब आपको इस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका काम ये है कि वो क्या कर सकता है, स्पेशली स्टबल बर्निंग की वजह से जो एनसीआर रीजन में क्या होता है, पोल्यूशन आता है, उसको क्या मैनेज करती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और पुअर क्वालिटी हो जाती है हर एक साल विंटर में, देखना दिवाली के आसपास। फाइन। तो इसको सेटअप किया गया अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर रीजन में, और उसके एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 में, जो रिसेंटली पास किया गया था बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो EPCA बोर्ड था उसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। किसने? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ चाइल्ड राइट क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यूनिसेफ रिपोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट और इवन की जो हमारी सोशल इश्यूज़ है इसमें कवर होगी। देखो रिपोर्ट ने ये प्रेजेंट किया है कि किस तरह से मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, चिल्ड्रन की हेल्थ किस तरह से मतलब कि खतरे में बढ़ रही है, चिल्ड्रन ज़्यादा वल्नरेबल है। तो उसी चीज़ को क्या बोला है, मतलब ये क्लाइमेट के रिस्क को चिल्ड्रन की हेल्थ से रिस्क क्या किया है, लिंक किया है। फाइन। तो रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अ टूल एंड एन इनिशियल असेसमेंट एट अ ग्लोबल लेवल पे बात करी है, जिसमें ये बोल रहा है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो किस तरह से क्लाइमेट या एनवायरमेंट हजार्ड से एक्सपोज होते हैं, तो वो किस तरह से रिस्क पे हैं। फाइन। रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया CCRA, दैट इज़ द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट की वजह से चिल्ड्रन किस रिस्क पे हैं, तो उसको रिपोर्ट किया है, जिसमें कंट्रीज़ को रैंक किया कि कौन सी कंट्रीज कितनी ज़्यादा वल्नरेबल हैं और कितनी कौन सी सबसे कम है। फाइन। CCRA को मेनली 2 सेंट्रल पिलर्स पे क्या किया है, स्ट्रक्चर किया है। फाइन। अब आप देख सकते हो इसमें 2 कौन कौन से, एक तो पिलर 1 है, मतलब कौन कितना क्लाइमेट एनवायरमेंटल शॉक से एक्सपोजर है, और दूसरा चाइल्ड वल्नरेबल, मतलब कि देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो, जैसे वहाँ की वाटर की कमी है, या फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोस्टल फ्लड्स आ रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, या वहाँ पे डिजीजेस बहुत हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी, हीट वेव्स, एयर पोल्यूशन, ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। चाइल्ड वल्नरेबिलिटी क्या है, वहाँ पे हेल्थ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा, वाटर सैनिटेशन हाइजीन नहीं मिल रहा, पॉवर्टी वगैरह, तो ये हो गए 2 फैक्टर्स। फाइन। तो इस तरह से क्या किया, इस इंडेक्स को निकाला गया। फाइन। तो इसमें बोलना है कि जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वो सबसे इस इंडेक्स पे टॉप कर रही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, अफ्रीका, इंडिया, दे आर द 4 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो चिल्ड्रन है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं क्लाइमेट क्राइसिस के इम्पैक्ट पे। फाइन। तो हाईलाइट किया है कि चिल्ड्रन ज़्यादा वल्नरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। इसके अलावा क्या है, चिल्ड्रन के पास एसेंशियल सर्विसेज का मतलब कि असेस नहीं है, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन। इसके अलावा ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, मतलब जो मोस्ट वल्नरेबल रीजन है वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, और जो कम है वो और कम हो सकते हैं। फाइन। तो क्लाइमेट पॉलिसी क्या कर सकते हैं, अगर हम क्लाइमेट रिलेटेड कोई पॉलिसीज लेके आएँ तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इन रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं। फाइन। तो यही बात की गई है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है 387 मोपला मार्टियर्स टू बी रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी कमिटी। फाइन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हिस्ट्री में कवर होगी। फाइन। तो हिस्ट्री से रिलेटेड वैसे करंट अफेयर्स नहीं होते, लेकिन अगर कोई है तो इसका मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइन। तो मालाबार रिबेलियन के काफ़ी पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे वरियम कुनत हाजी एंड अली मुस्लिम, तो इनको अभी रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ द इंडिया फ्रीडम। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो मार्टियर्स थे, जो शहीद हुए थे, तो उनकी डिक्शनरी में से इन 2 के नाम रिमूव किए जाएंगे। और ये जो लिस्ट होती है, डिक्शनरी जो होती है, वो पब्लिश की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा, जो किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो गाइस अब आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये डिसीजन कब आया, जब क्या हुआ, जो इंटरनल कमेटी थी किसकी, ICHR की, उन्होंने डिसीजन लिया, जिन्होंने बोला कि मालाबार रिबेलियन कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नहीं था, बल्कि ये सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन पे फोकस था। फाइन। तो इस वजह से इसमें कोई शहीद हुआ है तो उनको हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंडर काउंट नहीं करेंगे। इवन
कि 1971 में भी केरला गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था इस रिबेलियन के कुछ पार्टिसिपेंट्स को फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में। अब मालाबार रिबेलियन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक पीजन रिवोल्ट था मालाबार केरला में जो कि 1921 में हुआ था। मोस्टली जो इनके दिक्कतें क्या थी, ये रिबेलियन क्यों हुआ था, क्योंकि टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी, रेंट्स बहुत ज़्यादा लेते थे, रिन्यूअल फीस थी, और इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स को अनफेयर मतलब कि एक्टिविटीज़ होती थी। फाइन। इसके अलावा जो कम्युनल पिच उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि हिंदू मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदूज होते थे और जो टेनेंट्स थे वो मुस्लिम्स होते थे। टेनेंट्स आपको पता होना चाहिए, सपोज करो आपका खेत है, आप उस खेत के ओनर है, और अगर आपने वो लीज पे दिया कुछ सालों के लिए तो वो टेनेंट हो गया। फाइन। तो ये फेल इसलिए हुआ बिकॉज जो मूवमेंट था वो कम्युनल स्विंग कब हो गया था, जब खिलाफत मूवमेंट को नॉन वायलेंस के साथ लिया गया और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का, जबकि मोपला लोगों ने वायलेंस यूज़ किया एज अ मेथड ऑफ एजिटेशन। फाइन। आई होप आपको पता होगा। अब हम पढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। कोवैक्स नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम। अभी के जो नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम, ये वर्ल्ड का फर्स्ट और ओनली इंटरनेशनल वैक्सीन इंजरी कंपेंसेशन मैकेनिज्म है। मतलब कि क्या बात है, सपोज करो अगर आपने कोविड वैक्सीन लिया और अगर आपको कुछ ऐसे सीरियस एडवर्स इवेंट्स हो गया, फाइन, तो ये आपको फेयर नो फॉल्ट लमसम कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब सपोज पर आप बीमार हो गए तो जितना भी आपका खर्चा पानी होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा ये कंपनसेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये सेफ़ और कोविड इफेक्टिव, सो दैट लोग डरे ना वैक्सीन हेसिस्टेंसी नामक चीज़ से। तो इसका एम है कि हम क्या करें, सेफ़ और इफेक्टिव कोविड वैक्सीन को डिलीवर करें वो उन लोगों को जो हाई रिस्क में है, वल्नरेबल पॉपुलेशन में, स्पेशली 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। फाइन। WHO वर्क कर रहा है चब लिमिटेड के साथ, सो दैट वो क्या कर सके, इस प्रोग्राम से रिलेटेड इंश्योरेंस कवरेज सिक्योर कर सके टिल 30 जून 2022। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाँ भाई, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, देखो भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कब होती है, पावर द सन एंड द अदर स्टार्स। मतलब कि सन, देखो सन इतनी ज़्यादा हीट एमिट करता है तो किसकी वजह से करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, सोर्स किया उसकी एनर्जी का न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप अगर आपको इतना पता होगा। फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, दो जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं वो मिलते हैं और एक नया बनाते हैं। ठीक है, जबकि फिशन में क्या होता है, एक क्या होता है, डिकम्पोज होता है दो में। फाइन। तो प्रोसेस क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, बिकॉज जो टोटल मास होता है रिजल्टिंग सिंगल न्यूक्लियर का वो लेस होता है देन द मास ऑफ टू ओरिजिनल न्यूक्लियर। फाइन। ये क्लीन और ग्रीन रूट होता है जिसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोजेक्ट्स नहीं निकलते, रेमिनेंट मतलब जो बच जाती हैं, ठीक है, वेस्ट हो जाती हैं। तो पहली टाइम US की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी लैब है, उसने क्या किया है, ये बोला है कि वो लेबोरेटरी में फ्यूजन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। फाइन। नेक्स्ट है अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया में अभी इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक 35 और अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज को सेटअप किया जाएगा और अगले 5 साल में 100 और ऐसे ऑब्जर्वेटरीज को सेटअप किया जाएगा। प्रेजेंटली हमारे इंडिया में 115 ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं। अभी के जो नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी नोडल एजेंसी है जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ को मोनिटर करती हैं, ये अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। फाइन। तो ये गाइस ये आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक आपको पता ही होगा कि ग्राउंड में सडन शेक होता है विच इज कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ सिस्मिक वेव्स थ्रू द अर्थ रॉक्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट इन द इंडिया। अभी के जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है उसने लार्जेस्ट इंडिया में फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टेक प्रोजेक्ट जो कि 25 मेगावाट का होगा, किसके जरिए, सीमाधारी थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम में क्या किया, सेटअप किया है। अब जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, कितने मेगावाट का ये भी पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है कि वो नियर अबाउट जो इलेक्ट्रिसिटी 7000 घरों को प्रोवाइड करेगा, एक फ्रॉम मोर देन 1 लाख सोलर PV मीटर। ठीक है, ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसको सेटअप किया अंडर द फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम, जिसको नोटिफाई किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में, जिसके अंदर ये था कि हमें जो पावर जनरेशन कंपनी था उनको अपने कुछ सप्लाई ऑपरेशन में था, आपको पता है ना, कुछ उन्हें रिन्यूएबल पावर को जनरेट करना होगा, वो ऑब्लिगेशन उनको मीट करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ थर्मल पावर। फाइन। नेक्स्ट है इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क इनोग्रेटेड। अब देखो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये हर्बल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, माना में। माना कहाँ, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लास्ट इंडियन विलेज है जो चाइना को बॉर्डर करता है। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और ना यहाँ पे हर्बल प्लांट्स की 40 स्पीसीज रहती हैं। हाई अल्पाइन एरियाज मतलब हिमालयन रीजन में इसको कंजर्व किया जाता है 40 स्पीसीज को। ये जो लैंड है वो प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा, मनवन पंचायत, माना कि वहाँ के पंचायत के द्वारा अंडर द यूनियन गवर्नमेंट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। फाइन।
नेक्स्ट है पोलियो एंडेमिक कंट्रीज। ये मिनिस्ट्री ने भी डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, जो क्योंकि आपको पता है पोलियो अभी भी 2 कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पे? एक तो पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। फाइन। तो इसलिए मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि जो लोग अफगानिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे इतना क्राइसिस हो रहा है, तो जो लोग वापस आ रहे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, फ्री में पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, नहीं तो इंडिया में दोबारा फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में एलिमिनेट हो चुका है 2014 में। फाइन। पोलियो हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, जिसमें जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। टुडे जो वायरस है वो सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। फाइन। नेक्स्ट है मधुर मेड्स। फाइन, सॉरी एक जो लाइन हो रहा है 6 WHO रीजन्स में 5 ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने अभी वाइल्ड मतलब ये पोलियो फिर सबको फ्री करा है। एक तो अफ्रीकन रीजन, अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक। फाइन। नेक्स्ट है मधुर मेड्स। अभी के वेस्ट बंगाल से जो 2 वुमेन हैं उनको नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि उनकी स्किल्स जिन्होंने ऐसे फ्लोर मैट्स को बनाया है दैट आर यूनिक टू द वेस्ट बंगाल। इन मधुर मैट्स से हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो मधुर है वो जेनरिक टर्म है, जिसमें बंगाल को जैसे हम या तो फ्लोर मैट बोल देते हैं, वहाँ पे मधुर बोला जाता है। इन मैट्स को रीड से सिला जाता है, मैट स्टिक से, जो कि रिजोम प्लांट के होते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाएगी? मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट और वेस्ट एल्यूवल ट्रैक्स में। फाइन। मधुर काठी को अवार्ड किया गया था GI टैग बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री 2018 में। फाइन। लास्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज कोंकण 2021 रिसेंटली क्या है, इंडिया और UK की नेवल एक्सरसाइज हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बायलेटरल मतलब कि 2 साल में एक बार हो, सॉरी वो बाइन, ठीक है, हर साल होती है, एनुअली होती है इंडिया और UK की नेवल एक्सरसाइज में। कहाँ पे हुई है? इंग्लिश चैनल में। तो आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, जिसमें इंडियन नेवल शिप ताबार ने पार्टिसिपेट किया और UK की वेस्टमिनिस्टर। फाइन। तो गाइस यहाँ पे मेरे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।